और आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक और बोले हैं एक ठो, देखो ध्यान से समझता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। एक में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, और एक में इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन के थ्रू होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना। अब यहीं पर दो तरह का कंडक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, साथ में एगो फिजिक्स वाला कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटालिक कंडक्शन बोलते हैं। खिड़की बंद कर दो बच्ची, खुला खुला लगता है, थोड़ा खिड़की बंद कर दो ना, गर्मी का दिन आ गया ना। वहां भी खुला है तो पैक लगेगा। देखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन, कंडक्शन थ्रू आयन, आयंस, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और यदि मेटल इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होता है ठीक है। यहां पे आप देखे होंगे Na+ और Cl-, तो इलेक्ट्रॉन को सोडियम इधर माइनस लेके डिपॉजिट हो जाता है और Cl इधर, देख, तो कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, Na+ Cl- के थ्रू। ऐसे कंडक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। यहाँ माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये बल्ब जलेगा, किसके थ्रू कंडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन। तो उसको कहते हैं मेटालिक कंडक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन अकर, केमिकल डिकम्पोजिशन अकर इन ड्यूरिंग कंडक्टिविटी, इन ड्यूरिंग कंडक्शन। जबकि यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट अकर्स इन ड्यूरिंग कंडक्शन। नहीं, यहाँ पर तो तार रहता है वो टूटता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहता है ना। इवन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इस तरह का वायर होता है ना, वायर को खोल दिए, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, यदि इसी को तार से जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस मोशन होने लगता है क्या। तो केमिकल डिकम्पोजिशन इसमें नहीं होता है, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। रेजिस्टेंस यहाँ भी होता है और रेजिस्टेंस यहाँ भी होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेचर ऑफ वायर की वजह से होता है, यहाँ पे नेचर ऑफ
सॉल्यूशन की वजह से होता है। यदि सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा तो आयंस को मूव करने में परेशानी होगी। गाढ़ा होगा एकदम, सिर्फ देहाती भाषा में बोले, गाढ़ा होने का मतलब है विस्कस ज्यादा होगा। दैट विस्कोसिटी क्रिएट रेजिस्टेंस, है ना। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेन काउज ऑफ रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। और वहां पे नेचर ऑफ वायर, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन is the cause of resistance of movement of ions, या nature of wire is a region of resistance of movement of electron। लिखिए क्या हो गया आज, खुश खुश, ज्यादा ही खुश। अरे जल्दी जल्दी लिखो, ये तो बहुत खुश हो गई है आज तो। अब इसमें और बातें लिखनी है। इतना खुश है कि चैप्टर से मतलब ही नहीं।
तो कुछ पढ़ा दीजिए सर, तो बुजुर्गों जैसे करता है। तो विस्कोसिटी मतलब समझ गए ना, रेजिस्टेंस आयन को मूव करने में दिक्कत आएगी यहाँ पे। अब सोचो, सोचो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे और डाइल्यूशन पे। एक बड़ी खराब क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन पे या डाइल्यूशन पे। कहते हैं सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा कंडक्शन बढ़ेगा। क्या बोले, सुनोगे? क्योंकि इसको फ्री मूवमेंट मिलेगा तो मूव ज़्यादा करेगा। कब? जब सॉल्यूशन बहुत पतला हो, गाढ़ा होगा तो आयन आयन तो टकरा जाए, मूवमेंट में रुकावट होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो सॉल्यूशन को क्या कर देंगे हम? डाइल्यूट, है ना। अपॉन डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में तुमको अकेले में खराब करता है, अलग मिलके। हमारे कहने का मतलब है कि 1 मोल नमक को या 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 बाल्टी पानी में घोर देते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ा हटते हैं, और 1 मोल एसिटिक एसिड को 1 गिलास पानी में घोर देते हैं, और ये दोनों में कंडक्शन यानी तार लगा के देखते हैं कौन में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो 1 मोल जब एसिटिक एसिड 1 बाल्टी पानी में होगा तो ज्यादा कंडक्शन शो करेगा। वहीं पे कोई कहता है सर हम 10 मोल ले लेते तब, फिर तो बात अलग हो गया, तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो डाइल्यूशन जब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर देते हैं ना तभी ही देखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि 1 मोल और 10 मोल, तो आयन से ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा। 1 मोल को ही 1 बाल्टी पानी में और 1 मोल को ही 1 गिलास पानी में घोलना है, तब कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे तो 1 बाल्टी पानी वाला में ज्यादा कंडक्शन दिखाई देगा। समझ रहे? ऐसे नहीं कि 1 मोल एसिटिक एसिड का कंडक्शन ज्यादा होगा सर कि 10 मोल का होगा। अरे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, खाली मोल पे नहीं, मोल पर लीटर पे। ठीक है, तो मोल पर लीटर पे यानी डाइल्यूशन ज्यादा होगा। एक ही मोल लीजिए 1 लीटर में और एक ही मोल लीजिए आप 10 लीटर में, कंडक्शन ज्यादा कहाँ दिखाई देगा? 10 लीटर। ठीक है, चूंकि उसका रेजिस्टेंस वहां पे घटेगा, है ना। तो डाइल्यूशन बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, और डाइल्यूशन कहते हैं तो साथ में नंबर ऑफ मोल की बात ही नहीं करते हैं, नंबर ऑफ मोल जितना है उतना ही रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, यहां पे डाइल्यूशन डज नॉट इफेक्ट, डाइल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं होगा। गांव वाला कॉन्सेप्ट याद है किसी को? थोड़ा जनरलाइज करा देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें जो ऑप्शंस होता है ना उसको देख करके ही टिक लगाना है, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। गांव में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि पापा कहते हैं या दादाजी कहते हैं कि वो अर्थिंग जो है वो कमजोर पड़ गया है, 1 बाल्टी पानी डाल दो उसमें, कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये साइंस है। वहां पे होता क्या है कि मिट्टी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, नमक NaCl, या मिट्टी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है आपके बिना कहे एसिटिक एसिड, नेचुरली। गोबर में पाया जाता है क्या? एसिटिक एसिड। गोबर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कभी कभी बोलते होंगे गोबरो डाल दो अर्थिंग में, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे, पानी डाल दो वाले में, कि पानी डालिएगा तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पे सराउंडिंग एरिया में है वो इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट होगा,
और डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। हमने इलेक्ट्रोलाइट घटाया बढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने डाइल्यूट जैसे ही किया तो कंडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है। तीसरा डिपेंडेंस इसी में है, अलग से पढ़ना था बच्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन, तो हम इसी में डाल दें। तीसरा बात इसमें और देखना है ये बात, टेम्परेचर बढ़ाते हो मेटालिक कंडक्शन का, इसका बताओ, ये फिजिक्स में था। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है कि घट जाता है, इसी से सवाल है कि ये तो आइबे करेगा फिजिक्स में, मेडिकल का तो साफ साफ क्वेश्चन रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां मोशन में होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड वेन एवर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करना शुरू कर देगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो रुक जाएगा, है ना, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस घट जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है और इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन समझ गए क्या होता है ये, ठीक है। किस किस बात पे डिपेंड करता है, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एक और बात पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयन पे। जितना छोटा साइज होगा आयंस का उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। तो एक बार का सवाल है आप ही लोग की किताब का कि लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का किसका ज्यादा होगा कंडक्टिविटी, तो लिथियम का होगा, छोटा साइज है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम, जबकि इसको साइज से मतलब नहीं है, ये नेचर ऑफ वायर पे ही, है ना, नेचर ऑफ वायर पे ही डिपेंड कर जाता है सिर्फ। तो एक बात और अलग से लिख देना, चाहे इसी के नीचे लिख देना, और डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। तीन चार गो टर्म है यहाँ पे फिजिक्स का, जल्दी जल्दी में होना है वो टर्म। कौन कौन सा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और फिर आएगा एक बात सेल कांस्टेंट, ठीक है। बढ़िया है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो फॉलो ओम्स लॉ, है ना। हाँ, सबसे पहले तो ये आपको कंफ्यूज कराता रहता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो फॉलोज ओमिक सर्किट बोलता है। आपका ये लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर का है। ओम्स लॉ ओमिक सर्किट फॉलो करता है कि नहीं करता? तो करता है, बिल्कुल करता है। क्या होता है? V बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर लिखते हैं ऐश्वर्या राय, है ना। हम उल्टे पढ़ाते हैं, RI, राय तो है ही। V बराबर ऐश्वर्या राय, है ना। पोटेंशियल का मतलब हो गया RI। R इज इक्वल टू V बाई आई। V को वोल्ट कहते हैं, I को एम्पियर कहते हैं। 1 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट फ्लो देगा, है ना। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 वोल्ट पे, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाएगा 1 ओम, है ना। बस इसी को कहते हैं क्या? रेजिस्टेंस। बाकी ओमिक सर्किट वाला ग्राफ होता है एक ठो ऐसा, ये बताने की जरूरत हमें नहीं है आप लोगों को, ये वाला। और नॉन ओमिक सर्किट कैसा होता है ग्राफ में? ये थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा। ये कैसा सर्किट है? नॉन ओमिक सर्किट। कौन होता है नॉन ओमिक सर्किट फॉलो करता है? कौन? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। कोई होता होगा ना जिसमें नॉन ओमिक सर्किट फॉलो करता होगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता होगा कंडक्शन में। क्या बताओ? कोई करंट ही होता होगा, हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं। आप ही लोग को पूछते ही, आप ही को पूछेगा ना, हम थोड़े, हमको कोई पूछता है। पूछता है किरचॉफ्स लॉ ओमिक सर्किट फॉलो करता है कि नहीं करता? करता है, किरचॉफ्स लॉ तो करता है ना। किरचॉफ्स लॉ तो करता है। इति कोना जो बनता है ऐसे ऐसे, नहीं, यहाँ से ऐसे फिर एक वो ऐसे, जो तो फॉलो करता ही है। क्या? कौन नहीं करता? हम ये पूछे, पता लगाओ। V बार R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। हम एक ठो बात पूछते हैं यहाँ पे, बचपन से पूछते हैं, आप लोग बड़े हैं, आप रेजिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट बताइए। पूछते हैं आप ही लोगों के लिए, ये पूछा हुआ ही सवाल है फिजिक्स में। जो कि हमारा सर्वे है इसलिए हम पूछते हैं, रेजिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट कौन है? ओम तो यूनिट नहीं ना है, फंडामेंटल यूनिट थोड़े है ओम। वोल्ट एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। सवाल तो निकाल लिया। ऐसे ही परेशान थोड़े रहता बच्चा, अपने वजह से खुद परेशान रहता है। अभी छोटका छोटका क्वेश्चन में सवाल निकाल लेगा और आपको कितना खराब लगेगा। R इज इक्वल टू V बाई आई, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। वोल्ट भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है और आई एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। तो खाली वोल्ट को फंडामेंटली सॉल्व कर देना है। तो वोल्ट सॉल्व कब होगा? तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई क्यू। तो R इज इक्वल टू लिख देंगे ना, V के जगह पे क्या लिख देंगे? W बाई क्यू। और I बराबर हम लोग जानते हैं, Q बराबर जानते हैं IT होता है ना, इंटू आई है अभी। तो R इज इक्वल टू वर्क डन बाई
I इंटू हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस ऐसे भी निकलता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे भी निकलता है। तो R इज इक्वल टू, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसका डायमेंशन आपको याद है ml² T-2 बाई एम्पियर का स्क्वायर बाई टाइम। तो हो गया ml² T1 - 1 तो T-A-2, ये हो गया R का डायमेंशन। क्या ये फंडामेंटल यूनिट हो गया इसका। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यूब एम्पियर -2, ये जानकारी चाहिए थी, ये फंडामेंटल यूनिट है। पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर वाला सब जो कंडक्शन है। बातों बातों में दो बढ़िया सवाल फिर इसका हम बता दिए। एक नानोमिक सर्किट कौन फॉलो कर रहा है, और दूसरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर कौन है, देख लीजिए ना। बढ़ेंगे आगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर आप जानते हैं इस तरीके से क्या सोचवाते हैं हम, कि आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किलोमीटर से, है ना, केजी मीटर दे तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं कितना बड़ा बात बताए क्या। बर्केडन से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं साहब। अब ऐसा सवाल एडवांस में मिलता है जहां बर्केडन से आपको निकालना पड़ता है ना। और किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के काम को करके जो दे। तो ये एक पैटर्न बताएं जिससे सिर्फ दिमाग खुलने वाला। नाउ रेजिस्टेंस के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सुन लेना पहले। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रो बोलते हैं, और इसको एक और नाम बोलते हैं बचवा, रेजिस्टिविटी, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जब उधर में एक चीज और नहीं बताए तो बहक गए थे, हमको जो बताना था वो तो रह गया यहाँ पे। रुकिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पहला नेचर, तो यहाँ किसका नेचर होगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरा टेम्परेचर, अभी बता ही दिए थे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तीसरा लेंथ, तो लेंथ किसका, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, वहां पे वायर होता था। और चौथा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे यहां पे। सुनेगा बच्चा पहले, देखो देखेगा, अभी लिखेगा नहीं। ये देखो, दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बनाए, दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बनाए, ये माइनस इधर जोड़ देते हैं,
इधर प्लस जोड़ देते हैं, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर में यहां से लेके यहां तक रख देते हैं। ये देखो, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दैट आल्सो कॉल्ड एज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, या फिर ये वाला लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ, दोनों सेम ही रहेगा, हम लोग क्यूबिकल मान लेते हैं, है ना। अब इसको और समझने के लिए यहाँ पे देखो, जैसा बनाया करते थे वैसा ही वाला में देखो कैसे इसको समझना है। ये इलेक्ट्रोड लिया करते थे तो हम थ्री डायमेंशनली सोचेंगे, थ्री डायमेंशनल स्पेस में सोचेंगे कि ये जितना दूर ये सॉल्यूशन इतना ही एरिया ले, जितना मतलब कि इधर से जितना उधर से ये बराबर, ये पूरा का क्यूबिकल पोर्शन, तो ये लेंथ हो गया आपका। ठीक है, या ये भी लेंथ हो गया। आईआईटी वाला सवाल जो आया था लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड के जगह पे लिखा था डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, है ना। और वहां पे मान लेता है ना सब पोर्शन क्या है, क्यूबिकल। तभी से हम बताने लगे कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर क्या, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मीन टू से कि लेंथ एक पैरामीटर से इसको मेजर करने का, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर हुआ करता था, एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। एरिया कौन सा है, तो एरिया दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, है ना। बना दीजिए, सब बना दीजिएगा। लेंथ और एरिया खास करके बहुत देखने वाली बात है। ठीक है, एरिया फोटो बना लेना है।
ये थ्री डायमेंशनली सोचना रहता है, कहीं से आप एरिया काट सकते हैं जितना दूर में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना। वायर वाली बात नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 पढ़े, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 चलिए ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या कहेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आर यहीं पे बराबर करने के लिए एक टर्म लेके आते हैं, दैट इज रो इंटू एल बाई, है ना, वेयर रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अंतर क्या है वहां और यहां में, वहां पे लेंथ ऑफ वायर हुआ करता था और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ही होता था। यहाँ पे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है। क्लियर है, देख चुके हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस depends on the nature of इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सुनेगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात जानिएगा। वहां भी डिपेंड नहीं करता था, वहां भी नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता था, यहां भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगला पेज में तो बना हुआ ही है, बड़े। अब जैसे हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आप देखें अभी कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल होगा या नहीं होगा। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो दोनों कट जाएगा और रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना। रो बराबर देखो याद रखना, रेल, आर ए बाई एल, रेल ही लिखा हुआ है ना। चूंकि कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि करना था एल बाई ए तो कर दिए ए बाई एल, इसीलिए जो है ना रो बराबर रेल, दैट्स ऑल। रे कर याद रखोगे तो आर ए याद रहेगा, रे बटा एल, तो रेल हो गया, है ना। याद तो अपने करता ही होगा, लेकिन हमारा भी बराबर ऐश्वर्या राय दिमाग में रखना, और आर बराबर रेल, ठीक है। आर बराबर मतलब रो बराबर रेल। और ऊपर जाना ना कि आर बराबर क्या याद रखे थे यहाँ पे, तो रो ले, देखो आर बराबर रो ले, रो तो हो ही गया ये एल बाई ए,
ले यही चेंज करने में दिक्कत होता है, कभी ए बाई एल, कभी एल बाई ए, कुछ कुछ करते रहते क्या। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। क्या डिफाइन करोगे? A specific resistance is the resistance of electrolytic solution when length of electrode is 1 meter या 1 centimeter and cross sectional area between electrodes is 1 centimeter square या 1 meter square called as resistance। हो जाएगा ना, डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, तो ओम इनटू एरिया मीटर स्क्वायर बाई मीटर। क्या मीटर से मीटर कट गया आणि यूनिट क्या आ गया? ओम मीटर। और फंडामेंटल यूनिट यदि कहेगा तो वो तो है ही, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब, है ना। ओम को लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब एम्पियर माइनस 2 गुना मीटर बराबर केजी मीटर क्यूब सेकंड माइनस क्यूब एम्पियर माइनस 2। हो गया? बड़े दो टर्म और है, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। दो टर्म है। कंडक्टेंस जी को बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी इज इक्वल टू 1/r। यूनिट दिमाग में रखना है, ओम माइनस 1 या मो या साइमन। हाँ, या फिर मो बोलो या महो। ओम का ठीक उल्टा ही, मो कहीं से आया नहीं है, एम ही इधर गया, एच इधर गया, वो गया। हाँ, जी इज इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी लिखते हैं और इसको के से लिखते हैं। कप्पा भी कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ resistivity called as conductivity। reciprocal of resistivity called as conductivity। आणि k इज इक्वल टू 1/ρ। यूनिट होगा ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1 या फिर मो मीटर या फिर साइमन मीटर। सेंटीमीटर भी हो सकता है। फटाफट फटाफट।
फिजिक्स में क्या हटा है? छूट गया है। लिखा। नेक्स्ट। सेल कांस्टेंट जानना है। अब देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल कांस्टेंट, ठीक है, तथा रेशियो ऑफ लेंथ टू दैट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया the ratio of length to that of cross sectional area of electrolytic vessel पूरा कह दो, called as सेल कांस्टेंट। देखो बच्चा, इसका नाम सेल कांस्टेंट क्यों रखा है? बोला ना कि आप कुछ वैरी कर लो, कंसंट्रेशन वैरी कर दोगे, डाइल्यूशन वैरी कर दोगे, सब बदल जाएगा सेल का। लेकिन जो इलेक्ट्रोड उसके अंदर फिक्स किए हो, उसका लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नहीं ना बदलेगा कभी। तो यदि सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहीं पे लिखा है, क्या लिखा है? सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसका सेल कांस्टेंट सेम होगा। यानी दो अलग अलग केसेस लिया है कि एक बार कंसंट्रेशन इतना लेते हैं, एक बार कंसंट्रेशन इतना लेते हैं, तो दोनों का सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, यानी लेंथ बटा एरिया सेम रहेगा दोनों ही बार। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट बराबर सीधा सीधा बात की जाए तो बात सीधा सीधा वह ले सेल कांस्टेंट, है ना, सीधा सेल कांस्टेंट बराबर ले एल बाई ए। अब देखो यूनिट क्या हो जाएगा, पहले मेरे साथ देख लो ना, फिर लिखना। लिखल तो रहता है किताब में, नया पहली बार थोड़े लिख रहे हैं हम। जो बोल रहे हैं उसको सुनोगे, उससे याद रहेगा, बस इतना ही मदद तो करते हैं। यूनिट हो जाएगा पर मीटर या पर सेंटीमीटर। अब इसको और अलग फॉर्मूले में हम लोग को कैसे लेके जाना है, तो R इज इक्वल टू, पढ़े थे, रोले सिंस, तो साफ साफ दिख रहा है R बाई रो बराबर ले। देखो, यानी कि जिस तरह से आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ लेंथ टू दैट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि सेल कांस्टेंट इज आल्सो इक्वल टू R बाई रो, R बाई रो, है ना, यूनिट सेम ही आएगा। अब देखो तीसरी बार हम लोग फिर से इसको कुछ और कहने वाले हैं, तुम देखना। जब R बाई रो कह दिए, मिनटू से R गुना वन बाई रो कह दिए, मिनटू से R गुना जी कह दिए। वन बाई रो को अभी लिखे होंगे जी, नहीं के सॉरी, इतना गलती कैसे हो गया, है ना, जी है नहीं, रो को हम लोग आर बाई के कहते हैं। यानी सेल कांस्टेंट बराबर, हम तीसरा फॉर्मूला प्रोड्यूस कर रहे हैं, रणबीर कपूर, है ना, रणबीर कपूर, सेल कांस्टेंट बराबर रणबीर कपूर, है ना, R1 K1 बराबर R2 K2। दो सेल का सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, रणवीर।
ये रणबीर कपूर जो है ना, ये ज्यादातर इस टॉपिक का सवाल इसी फॉर्मूले से बना है। आप पी बाई क्यू देख लो, ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बना है, रणवीर कपूर फॉर्मूला से बनता है ना। तो सेल कांस्टेंट का तीन फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एल बाई ए, आर बाई रो, और तीसरा रणवीर कपूर। देख रहे हो, जहाँ याद करने का बात है वहां पे कैसे ऐश्वर्या राय रणवीर कपूर। रात बराबर रो ले, रो ले, रो रहेगा हमेशा एलवाइए ले, देखिए कितना अच्छा सी याद हो गया, रो ले। और एक फॉर्मूला बन सकता है, वन बाई आर यदि कर दूं तो एक फॉर्मूला और बन सकता है। हाँ। हाँ, हाँ, एक दिन ज्यादा। जी को हम लोग वन बाई आर, आर बाई जी लेके आए हैं फिर से, जरा देखो इसको, वन बाई रोजी लिख दें क्या? जीरो काहे के लिए लिखें, रोजी लिखेंगे सीधा, नहीं लिख देंगे, रो को छोड़ दिए यहीं पे, और नीचे जी गया मतलब वन बाई आर चला गया ऊपर। तो सेल कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला नहीं है जी, ये सब आपका ऑप्शन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेल कांस्टेंट। कितना सब सेल कांस्टेंट बन जाए, खाली एल वाई ए जान करके रट के कुछ होगा? एक को सवाल एल वाई ए से नहीं बनता है सेल कांस्टेंट। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन रणवीर कपूर बनाता है। कोई और किताब वाला जो बुक है, मतलब कि डिफरेंट राइटर के बुक में जाओगे तो ये सब भी मिल जाएगा, बन भाई रोजी, हालांकि इससे अभी तक आया नहीं है। अब देखो, इसी से हम लोग लिख सकते हैं क्या, रोवन जीवन बराबर रो टू जी टू, क्या? रावण जीवन रावण रावण जीवन टू। सबके साथ हो गया होगा, आर के साथ रो है, आर के साथ के है, के साथ जी नहीं है, के साथ जी नहीं है, तो यहाँ तो दिख रहा है वन बाई रो बराबर के ऑल्सो, है ना। सेल कांस्टेंट बराबर वन बाई रो इंटू जी, तो वन बाई रो को हम लोग कहते हैं के इंटू जी, यानी सेल कांस्टेंट बराबर के इंटू जी।
भी सही है ना। सेल कांस्टेंट बराबर जी के। ठीक। अब सब आ गया होगा, चारों टर्म आ गया होगा सेल कांस्टेंट में, चारों टर्म आ गया होगा सेल कांस्टेंट में। हाँ, केवन जीवन या जीवन केवन। ठीक है, बढ़े। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऐसे ऐसे, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑन कंसंट्रेशन। तो देखो बच्चा, इस टॉपिक में एक बात आता है मोलर कंडक्टिविटी। कौन कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर ही तो है कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम। ठीक है, तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी बटा मोलरिटी। सीधा सीधा बात, कंडक्टिविटी बटा मोलरिटी, कंडक्टिविटी बटा मोलरिटी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका यूनिट आपको शायद याद है, साइमन पर मीटर, है ना। और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, यानी मोल मीटर क्यूब। ठीक है, पर लीटर। तो इसका यूनिट बन जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन, है ना, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन। सिमिलरली इसी टाइप का एक बात और होता है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा इक्यू बराबर के बटा मोलरिटी के जगह पे नॉर्मलिटी रख देना है ना। तो इसका यूनिट होता है साइमन मीटर, इसका यूनिट होता है मोल, नहीं, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। तो यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस वन, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस वन।
यहाँ पे यूनिट कन्वर्सन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यूनिट मोलरिटी हमेशा, सुनना, लिख लिया ये सब। अब इसके न्यूमेरिकल बनाने के समय में आपको जो है ना एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये ज्यादातर सेंटीमीटर वाला रहता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, और मोलरिटी मोल पर लीटर में ही लिखा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को ऐसे दिमाग में रखना, के गुना 1000 बटा मोलरिटी। ज्यादा सवाल में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो मीटर क्यूब लीटर क्यूब में अटक जाओगे। ये वाला रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 में, ये मोलरिटी रहेगा मोल पर लीटर में, तब यही वाला पुट करना। ठीक है, ऐसे यदि चाहते हो कि नहीं इसके इसके बीच रिलेशन होता है तो बिल्कुल 100 का स्क्वायर लगेगा, तो 10⁴ तो आ ही जाएगा ना। तो 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 बराबर 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1। ये सब तो होते रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा सवाल का जो पैटर्न है वो ये वाला है, ये सेंटीमीटर पर मोल में और ये मोल पर लीटर में, तो ऊपर में जाकर के 1000 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसे मोलरिटी को भी चेंज कर सकते हो। मोल पर मीटर क्यूब है, इसको लीटर में लिखना है तो 1000 गुना मोल पर लीटर, यदि चेंज करना चाहोगे तो ये कर सकते हो। ठीक है, यदि ऊपर में भी मीटर क्यूब में दिया है, नीचे भी मीटर क्यूब में है, तब हमें बताने की जरूरत क्या है? सही है सब। क्या? अब ये मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कैसे? ये बात है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखिएगा ऐसे, टीवाई ऑन सागर हक्किल साहब इक्वेशन बनाए थे, हाँ लिख देते हैं टीवाई ऑन सागर हक्किल। देखिएगा कैसे, देखो ऐसे, ये ग्राफ NaCl के लिए और ये ग्राफ CH3COH के लिए। कहने का मतलब जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा सब के लिए ये ग्राफ, और जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा सब के लिए ये ग्राफ। ग्राफ किसके किसके बीच है? मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ C के बीच। कहने का क्या मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। सुनिएगा, DeB/E टी ऑन सागर हकेल HUCKEL इक्वेशन, इन्होंने ही ग्राफ बनाया है और लिखे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सुनेगा तब ना, लैम्डा MC बराबर लैम्डा M इंफिनिटी माइनस A √C। ये बात देखिए, इसमें कौन सा क्या बात है। लैम्डा MC को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, पहले देखिएगा, एट कॉन्सेंट्रेशन C
लैम्डा एम इंफिनिटी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी when concentration approaches to zero, approaches to जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो आप लिख नहीं सकते। ए क्या है वहां पे, ये है टीवाई ऑन सागर हकेल कांस्टेंट, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए क्या है, टीवाई ऑन सागर हकेल कांस्टेंट, and it is constant for one is to one, 1:2, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स। समझा है जी? 1:1 इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने का मतलब NaCl KCl, 1:2 कहने का मतलब MgCl2 CaCl2, 1:3 कहने का मतलब AlCl3। दो ग्राफ बनाएं, ये दोनों ग्राफ में कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। क्या यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जरा बताओ। ग्राफ कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ में देखो ना आप लोग, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी घट रहा है। फुर्सत नहीं लिखने से, लिखो, पहले समझना होगा यहाँ पे बात। हाँ, ऐसे थोड़े होता है, आई कांटेक्ट है ही नहीं है, बात खाली बात। वैसन बात तो सब कहाँ कमी है, पूरा का पूरा
यूट्यूब आजकल पढ़ाई से भरा हुआ है, सब पढ़ाई रहा है, किताब सब लिख ले। किताब की संख्या इतनी बढ़ते बढ़ते हो गई है कि बेड पे सोने का जगह नहीं। वही तो कहते हैं। यही तो हाल है। उसके बावजूद हम लोग की जरूरत पड़ती है तो जरूरत वही इसी बात की पड़ती है। सब क्या क्या सब है, कहाँ से लिख दिए इक्वेशन वगैरह, यही समझना है। देखो, दो तीन बात पहले तो सुनो, देखना तो बाद में ही। ये दो ग्राफ बना हुआ है, दोनों ग्राफ सेम है क्या? एक ही में दो ग्राफ बना हुआ है, दोनों ग्राफ में सेम क्या है और डिफरेंस क्या है? सेम ये है कि दोनों सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने से घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में है। लेकिन ये जो डिक्रीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कम है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, मीन टू से कि यदि हम सेम ही कंसंट्रेशन ले लें दोनों के केस में तो किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? अब इतना छोटा सा सवाल बोले तो इसमें क्या दिक्कत है? दोनों ही केस में यदि हम दोनों ही केस में यदि हम क्या ले लें, सेम कंसंट्रेशन ले लें तो किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? अरे भाई इसको बोलने में इतना समय क्यों लगेगा यार, यहां दिख रहा है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन पे ये है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन पे ये है। ठीक है, लेकिन ज्यो ज्यो कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, डाइल्यूशन अप्रोचेस टू मैक्सिमम यानी इंफिनिटी, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, है ना। देखो एक सवाल होगा ऐसे कि बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कि वीक की? तो हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग की। नहीं, यही ना बात है जी, स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी ज्यादा कि वीक की? जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइजेशन ही कम होता है, पूरा टूटता ही नहीं है, तो आयंस की संख्या ही कम है तो कनेक्टिविटी भी कम है। ठीक है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन एक ही वैल्यू से बढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी भी कंडक्टिविटी घटेगी, इसकी भी घटेगी, इसलिए ये ग्राफ सेम है कि दोनों का मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के बढ़ने से घटेगा। सिमिलरिटी देख लिए, डिफरेंसेस देख लिए। अब थोड़ा मेरे साथ आइए, जो दिमाग घुमाने वाला है, दिमाग घुमाने वाला है यहां पे, दिमाग घुमाने वाला है यहां पे। ये देखिए, क्या कहता है, नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन या व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज शार्पर, मोर शार्पर देन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि नहीं कहता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का क्या था ना कि जैसे पहले घट रहा था या बढ़ रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही घट बढ़ रहा है, पूरा यूनिफॉर्म है, पूरा यूनिफॉर्म है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पूरा यूनिफॉर्म नहीं है,
नियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे इंक्रीज मोर शार्पली, है ना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से ज्यादा हो जाएगा, हम मोर शार्पल दिखा रहे हैं, ठीक है। लैम्डा एम इन्फिनिटी इसी को बोलते हैं बच्चा, यहाँ इक्वेशन में दिखाई दे रहा होगा। किसी कंसेंट्रेशन सी पे निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी जो हो सकती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, माइनस ए इंटू रूट अंडर सी, ये टी वाई ऑन सागर हकेल इक्वेशन है। ये इक्वेशन बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है ना। तो बाई और एक्स के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, वही तो ग्राफ है, ये वही ग्राफ है। स्लोप माइनस ए के बराबर है इस ग्राफ का, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। और ये कांस्टेंट होगा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट NaCl, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डी बाई ऑन सागर हकेल इक्वेशन, वो ठीक है। लेकिन इसके आगे एक बात और है, बात ये है कि आखिर ई काहे हुआ। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज कर गया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये खुद ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज मोर शार्पर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जानते हैं ये बात कहां से रिलेटेड है? ये बात रिलेटेड आयनिक इक्विलिब्रियम से। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए वीक है कि उसके डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। ओस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहता था कि ज्यों-ज्यों आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी कंसंट्रेशन घटाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अल्फा बराबर आया होगा, देखना KI/C का अंडर रूट, वही वाला अंडर रूट सी पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। जो ओस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन में स्क्वायर रूट ऑफ सी था ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, वही वाला रूट अंडर सी है ये भी। तो अकॉर्डिंग टू ओस्वाल लॉ यहां पे लेना होगा, अकॉर्डिंग टू ओस्वाल लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, अचानक से इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। बोले सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं हुआ, क्यों? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl जो था उसके डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ। यदि 100 मॉलिक्यूल आप NaCl लिए थे तो 100 के 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस में पहले से ही टूटा हुआ था, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं। समझ रहे हैं बड़ी बात। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिर्फ फॉलो करेगा किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक conductivity of weak electrolytes also depends on degree of dissociation
अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। सिंस near infinite dilution, the degree of dissociation increases their molar conductivity also increases. More sharp, more sharper than a strong electrolytes. यानी कि ये जो ग्राफ आ रहा था ना, ये ग्राफ एक्चुअली में अल्फा रूट अंडर सी का ही ग्राफ था। ओसवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन, जहां पे आपको याद होगा के बराबर पढ़ रहे थे हम लोग, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ये तो बिल्कुल याद होगा। तो अल्फा स्क्वायर बराबर होगा के बाई सी, तो अल्फा बराबर था के बाई सी का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो हम जो शुरुआत से ही बात कर रहे थे, वो बात क्या कर रहे थे, के बराबर सी बराबर होता है एन बाई बी का अंडर रूट। ठीक है, तो अल्फा बराबर के इंटू बी बाई एन का अंडर रूट। तो इफ के बराबर, इफ क्या, के तो कांस्टेंट होता ही है, नंबर ऑफ मोल को भी कांस्टेंट कर दें, तब मोल को भी कांस्टेंट कर दें, तब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ भी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, है ना। तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। कब? जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। यही बात कर रहे थे कि एक मोल को एक बाल्टी पानी में लेना है, एक ही मोल को एक गिलास में पानी में लेना है, तब बताइए अल्फा ही बढ़ जाएगा, और अल्फा बढ़ेगा डाइल्यूशन बढ़ाने से, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंस नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी मैक्सिमम डाइल्यूशन, the degree of dissociation increases, their molar conductivity also increases, more sharper than a strong electrolytes. अब चलते चलते एक बच्चा पूछता है, सर मोलर कनेक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने से कैसे बढ़ जाएगा, खाली पानी ले लेंगे सर तो बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेवे ना करें, एक मोल लेंगे 2 मोल लेंगे, अरे सवाल भी गलत है ना, सवाल सूट नहीं कर रहा है, सवाल सीधा है। तुम जो पूछ रहे हो वो इतना ही पूछ रहे है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसा नहीं ना होता है, वो तो सही है बात है, हर सास एक बार पहले बहू होती है। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि डाइल्यूशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कहते हैं, जब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट लेते हैं तब कहते हैं डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आप उधर अमाउंट भी बढ़ाते रहोगे तब फिर ये बात होगी ही नहीं ना, तो फिर ये बात होगी ही नहीं। ऐसे पूछोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी तो है ही है, इसमें क्या शक है। लिखे हो गया क्या? नहीं टाइम है अब, रहता तो कोहला चला हम ले लेते, थोड़ा सा था कोहला चला 10 मिनट।
नहीं, 10 मिनट हैं? ठीक है, तो इसके अलावा क्वेश्चन बनाएंगे अगले दिन, और क्या। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। इलेक्ट्रोलिसिस वाला भी बनाइए आप लोग क्वेश्चन, हम भी बनाएंगे अगले दिन। तो अगले उसके अगला दिन फिर शुरू करेंगे वो, क्या, गैल्वेनिक सेल वाला है। टॉफी लाए, कोई विशेष